हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जैस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 जेपीएससी मेंस और बैकलॉग का जो मेंस का पेपर है इसी मंथ में होने वाला है और आप लोगों के पास 15-20 दिन ही समय है। तो इस दौरान आप लोगों का क्वेरी था कि सर पेपर 5 जो इकोनॉमी का पोर्शन है टॉपर पे कॉपी लेकर आइए, जो जिससे हम लोग देख सके कि सर किस प्रकार प्रेजेंट करना है डेटा को, डायग्राम को, जिससे हम लोग थोड़ा वेटेज ले सकें मेंस के पेपर में और ज़्यादा मार्क्स मिल सके हमें। तो आप सबों के लिए मैंने एक बेहतरीन कॉपी लाया है जिसको टेस्ट में देख के मान के चलो 143 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, इकोनॉमी जैसा पेपर में 143 मार्क्स मिलना मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करना। ठीक है, तो आपको यह पूरा जो डिस्कशन है उसमें क्या सीखना है, उसमें सीखना है आपको कि डेटा को किस तरह प्रेजेंट किया है, इंट्रोडक्शन उन्होंने किस प्रकार स्टार्ट किया है, डेटा डाला है पहले, या जो भी बॉडी पार्ट्स है उसमें किस प्रकार डायग्राम्स वगैरह का यूज किया है, कंक्लूजन में किस प्रकार का उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको देखना है, समझना है और इनको इनकलकेट करना है अपने मेंस के कॉपी में। ठीक है, अपने आंसर राइटिंग में इन सभी को ले आना है। तो देखो, मैं सीधा और साफ कहता हूँ, जो भी जेपीएससी मेंस लिखने वाले हैं थोड़ा ज़्यादा करके सबके पास कंटेंट सबके पास प्रिपेयर होगा। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई बच्चा टॉप कर जाएंगे, किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, किसी का नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न है, क्या? उसके पीछे रीज़न जो है वो है प्रेजेंटेशन स्किल। तो प्रेजेंटेशन स्किल जिसका बेहतरीन होगा वो आप लोगों से आगे निकल जाएंगे, जो पुअर होंगे वो पीछे निकल जाएंगे और हो सकता है कि सिलेक्शन भी ना हो उनका। तो आपको टॉपर से कॉपी देख करके बस इन चीज़ों को समझना है और अपने अंदर उसको ग्रैस्प करके एग्जामिनेशन में उस तरह का प्रेजेंट करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना ज़्यादा विलम्ब किए। देखो, पहला क्वेश्चन जो था मैं समझा देता हूँ कि पहला क्वेश्चन था क्या। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था? तो पहला क्वेश्चन था आपका कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, नई आर्थिक नीति, वह है क्या, उसे क्यों लाया गया, उसके पीछे रीजन्स क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने के लिए। ठीक है, 1991 में या एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुआ है उसको क्यों किया गया, तो उसके पीछे रीजन्स क्या है और जो किया गया उसका फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, और इसके क्या परिणाम आए, उसका क्या नेगेटिव या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुआ। मतलब जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है या नेगेटिव परिणाम है तो उसके क्या मेजर्स अपनाए जा सकते हैं जिससे और बेहतरीन हो सके और चीज़ों में सुधार हो सके। ठीक है, और हमारा देश जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी बन सके। तो इसके लिए ही देख के क्वेश्चन पूरा है, तो चलिए देखते हैं इसका किस तरह फॉर्मेटिंग किया है इन्होंने आंसर का। पहले इन्होंने देखो ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका ये है इंट्रोडक्शन का पार्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इन्होंने किस प्रकार स्टार्ट किया है, देखो इंट्रोडक्शन के तौर पे इन्होंने क्या लिखा है, लिखा है कि न्यू आर्थिक नीति भारतीय अर्थव्यवस्था में 1980 के दशक में उत्पन्न आर्थिक संकट तथा भुगतान संतुलन समस्या का परिणाम था, जो भारत के द्वारा अपनाने के लिए बाध्यकारी साबित हुआ। नई आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की संकल्पना पर आधारित था, जिसमें निजीकरण को मार्ग, उदारीकरण को दिशा तथा वैश्वीकरण को अंतिम उद्देश्य के रूप में चुना गया। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करने का चीज़ है कि उन्होंने स्टार्टिंग किस प्रकार किया। पहले तो ये बता दिया कि रीजन क्या था नई आर्थिक नीति को अपनाने का, ये रीजन बता दिया और उसके बाद बता दिया कि नई आर्थिक नीति है क्या। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स पूरा है नई आर्थिक नीति। उसको देखिए उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया है, जो नई आर्थिक नीति का जो उन्होंने परिभाषा दिया है उसको कैसे डायग्रामेटिक फॉर्म में इन्होंने प्रेजेंट किया है, उसको देखते चलना है। ठीक है, देखो कितना मस्त उन्होंने डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। देखो क्या वैश्वीकरण को उन्होंने उद्देश्य बोला है, उदारीकरण को दिशा बोला है, निजीकरण को मार्ग बोला है, और ये ट्रायंगल ग्रुप में नई आर्थिक नीति को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब रीजन क्या है नई आर्थिक नीति अपनाने का। ठीक है, तो इसके रीजन्स को भी उन्होंने दिखाने का कोशिश किया है कि उच्च मुद्रास्फीति दर का कायम होना, मतलब 17% लगभग मुद्रास्फीति थी जिसके कारण नई आर्थिक नीति को अपनाया गया है। ठीक है, अपनाने का रीजन यही है।
देखो इन्होंने इसके साथ क्या डाला है, इन्होंने इसके साथ डाला है डेटा को। देखो 17%, मतलब हर पॉइंट में डेटा मिलेगा आपको। फिर क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अत्यधिक प्रतिकूल स्थिति में था, एडवर्स कंडीशन में था, मात्र 2 वीक का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था और उसके लिए डेटा डाला। देखो कितना 1.3 बिलियन डॉलर बचा हुआ था। और भी अलग प्रकार के ये हैं, कीमत बढ़ जाना, रुपये का जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाना। तो इसके लिए ही IMF और IBRD से, मतलब वर्ल्ड बैंक से उन्होंने मांग किया सहयोग का। उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि आप ये चीज़ को लागू करिएगा, LPG रिफॉर्म्स लागू करिएगा, तभी आपको हम फॉरेक्स रिजर्व देंगे। तो इस कंडीशन के कारण इन्होंने नई आर्थिक नीति को अपनाया हमारे इंडिया ने, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को। क्या क्या शर्त था? शर्त ये था, जो कितना अच्छा उन्होंने इसको सब हेडिंग को बॉक्स के अंदर डाला है। पहला और शर्त को देखो कैसे डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाने की कोशिश किया है। फिर रुपये के जो एक्सचेंज रेट है उसको 22.3 में लाना, आयात शुल्क को 30% से घटा के 30% तक करना, मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी था उसको, जो प्रोडक्ट टैक्स है या प्रोडक्शन टैक्स है उसको 20% करना, सार्वजनिक व्यय में कमी करना, लाइसेंस या परमिट को समाप्त करना। ये सब चीज़ें थी वहाँ पे, ठीक है। अब बोलता है कि उपरोक्त शर्तों को, मतलब जो ऊपर शर्त माना गया है उसको मान करके ही 7 बिलियन डॉलर का इंडिया को सहायता मिला और यहाँ से नई आर्थिक नीति हमारी उभर के सामने आई। इसमें क्या है, जिसमें आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। अब आगे इन्होंने डिफाइन किया उदारीकरण है क्या, उदारीकरण का उद्देश्य क्या है, क्या बोलते हैं, लिबरल क्या है यार, हो ही नहीं पा रहा हमसे तो प्रोनाउंसिएशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है क्या लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का अर्थ क्या है, सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति अपनाना और राज्य का नियंत्रण कम हो जाना, मतलब स्टेट का जो कंट्रोल है वो कम हो जाना, ठीक है। बाजार, मतलब बाजार की जो मार्केट हैंड्स हैं, एडम स्मिथ का जो है मार्केट हैंड्स की जो का थ्योरी जो है वो लागू होना, ठीक है। फिर है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था उदारीकरण का, लाइसेंस को समाप्त करना, विदेशी पूंजी को भारत में लाना, आयात प्रतिबंध को कम करना, MRTP को कम करना या समाप्त करना, सरकारी नियम प्रक्रिया में सरलीकरण लाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह सारा कुछ। फिर आता है क्या, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। तो निजीकरण का ये बता दिया उन्होंने क्या है, और उसके साथ इन्होंने इसका ऑब्जेक्टिव्स को इस रूप में दिखा दिया, ठीक है। उसी प्रकार उन्होंने वैश्वीकरण या जो ग्लोबलाइजेशन है उसका मतलब क्या है, UN के अनुसार। देखो एक चीज़ तो यह है कि कोई भी आप डेफिनेशन लिखते हो तो डेफिनेशन को मान के चलो कोई बड़ी संस्था ने दिया है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबलाइजेशन इज दिस दैट, ठीक है। फिर उसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये बताया उन्होंने, ठीक है। तो बोलता है कि जो नई आर्थिक नीति थी तो उसका रिजल्ट क्या आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का रिजल्ट क्या आया वो भी दिखाने की कोशिश की इन्होंने। देखो डायमेंशन कितना इन्होंने डाला है अपने क्वेश्चंस में, आंसर में। देखो क्या है कि घट जाना, लाइसेंस परमिट खत्म होना, और 3 जो स्ट्रेटेजिक उसको छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर घुसता का एंट्री हो जाता है। फिर देखो डेटा को इन्होंने क्या दिखाया है, डेटा को देखो GDP में वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कैसे दिखाइएगा, GDP में ग्रोथ हुआ, उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। 1951 में 57 में कितना था GDP और 2023 में कितना % GDP हो गया, ये आपको दिखाना पड़ेगा कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। फिर वही बोल रहा है विदेशी निवेश में वृद्धि होना, तो डेटा इज मस्ट, डेटा बोलता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, तो डेटा देखो ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कंपेरिजन करके कि 1990 में इतना था और 2023 में बढ़ के इतना हो गया। देखो फिर है कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया, तो 1990 में कितना था, मतलब न्यू इकोनॉमिक LPG रिफॉर्म्स के पहले कितना था और LPG रिफॉर्म्स के बाद कितना हो गया, कंपैरिजन कितना बढ़िया उन्होंने है। देखो अब है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, LPG रिफॉर्म्स हुआ, तो उसके में ऐसा पॉजिटिव प्रभाव तो नहीं पड़े, नेगेटिव प्रभाव भी पड़े। तो क्या क्या है, एक है कि कुछ सेक्टर्स का, तो जिस हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पिछड़ गया, देखो उसका भी एक डिफरेंस दिखाया है। 1951 में इतना था GDP में, ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन 1990 में इतना हुआ और अब घट के 16.4 हो गया, कितना अच्छा इन्होंने दिखाया गया। देखो हर चीज़ के बाद इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, कितना अच्छा है। HDI में किस प्रकार हमारा क्या बोलते हैं भुखमरी सूचकांक में गिर गया हमारा कंडीशन, HDI में क्या हो गया, MSME में क्या क्या हो गया। देखो
और लास्टली उन्होंने कंक्लूड किया है 7-8 लाइन में। कंक्लूजन क्या है कि निष्कर्षतः नई आर्थिक नीति 1991 भारतीय अर्थव्यवस्था के तात्कालिक संकट को दूर करने में सफल रहा, दीर्घकालिक तथा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए अग्रसर है। लेकिन जो रूरल इकोनॉमी है या एमएसएमई की जो का प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, इनकम इनइक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो सब खत्म करने में अभी भी बहुत पीछे है इंडिया। तो ठीक है, तो क्या डिमांड है कि भाई हमको इसको अच्छा करके विश्व का अच्छा अर्थव्यवस्था बनना है और 2047 में हमको एक डेवलप इकोनॉमी बनना है अकॉर्डिंग टू द पीएम मोदी। ठीक है, इसको इस तरह करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन वो है क्या कि ग्रीन जीडीपी है क्या। ठीक है, ग्रीन जीडीपी है क्या, उसका क्या क्या उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसमें क्या क्या शामिल है ग्रीन जीडीपी में। ठीक है, फिर है कि पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जीडीपी का कैलकुलेशन और ग्रीन जीडीपी का कैलकुलेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है, वो भी क्वेश्चन का डिमांड था। और बोलता है कि जो पॉलिसी फॉर्मेशन में ग्रीन जीडीपी को लाते हैं तो किस प्रकार बेनिफिशियल होता है वो चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद कंक्लूड कर दिया उन्होंने। तो देखते हैं पूरे आंसर को। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन इनका कितना बेहतरीन है, देखो रे डायग्राम कितना बेहतरीन है। अब देखो इन्होंने हरी जीडीपी ग्रीन जीडीपी को लिखा है इंट्रोडक्शन के रूप में, तो देखो एक फॉर्मूला भी डाल दिया है कि ग्रीन जीडीपी की जो कंसेप्ट है वह 2015 के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से ज़्यादा प्रेरित है, इंड्यूस्ड है। ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी किससे इंड्यूस्ड है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया है तो उससे ज़्यादा इंड्यूस्ड है। ठीक है, जिसमें देश के आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय अवनमन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रीन जीडीपी है क्या, जीडीपी हम कितना हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या कितना उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन जो हो रहा है उसमें कितना इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, उसको यदि माइनस करते हैं तो जो हमारा जीडीपी निकलता है उसको कहते हैं ग्रीन जीडीपी। ठीक है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना शामिल है। तो ग्रीन जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो गया, एक लिखा है कि जो आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कितना हुआ, कितना पेड़ लगाए हम, कितना फॉरेस्ट को बचाएं। ठीक है, तो उसको यदि ऐड कर देते हैं हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में तो हमारा निकल जाता है ग्रीन जीडीपी। ठीक है, फिर है आपका आगे इंट्रोडक्शन में ही विश्व में औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण से पर्यावरण का हमेशा दिन ब दिन घट रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। तो आधुनिकता की दौड़ में संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है, इसलिए क्या है कि वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी जो है, यूएनईपी है, तो वो ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट लेकर के वो लोग लाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा इंट्रोडक्शन है, इसमें आपका बहुत सारे संस्थाओं का नाम आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, मतलब डेफिनेशन, और उसके साथ ही एक अच्छा फॉर्मूला इन्होंने दिखाया, डाल दिया है। कितना अच्छा फॉर्मूला इन्होंने डाला है, देखो इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं इन चीज़ों को आप डालते हो बॉक्स के अंदर। तो ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स को दिखाने का कितना अच्छा इन्होंने तरीका अपनाया है। इसको सब हेडिंग को बॉक्स में डाला, उसके बाद देखो रे डायग्राम के द्वारा इन्होंने पूरा ऐसा दिखा दिया, कितना अच्छा दिखाया इन्होंने। फिर बोलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना में ग्रीन जीडीपी एक तत्व के रूप में कार्य करती है, क्योंकि हरी जीडीपी की संकल्पना एसडीजी के तीनों में से। अब देखो, अब बोल रहा है कि एसडीजी से किस प्रकार मेल खाता है ग्रीन जीडीपी का जो कंसेप्ट है, तो एग्जाम्पल डाला है। देखो एसडीजी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसका एग्जाम्पल डाल दिया, एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट, डायग्राम, कितना अच्छा उन्होंने यूज किया है। फिर बोलता है कि ग्रीन जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है, उसको भी एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाने की कोशिश किया है, कितना अच्छा इन्होंने दिखाया, 5 दिखा दिया। फिर है कि ग्रीन जीडीपी और जो ट्रेडिशनल जीडीपी है दोनों में क्या क्या अंतर है, तो एक तो यहाँ पे ट्रेडिशनल जीडीपी का करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है उसको भी वही दिखाया है, उसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश किया गया है। अब बोल रहा है कि देखो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, जैसे पारंपरिक जीडीपी जहाँ मानव विकास, आर्थिक विकास, देश की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है, वहीं हरित जीडीपी आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पे केंद्रित है। दोनों के बीच में डिफरेंस दिखा दिया। अब बोल रहा है कि वर्तमान में सरकार जो है ग्रीन जीडीपी को ही अपना पॉलिसी फॉर्मेशन में ले रहा है, यूज कर रहा है। तो कहाँ कहाँ यूज कर रहा है, देखो जैसे ई व्हीकल जो पॉलिसी हमारा है, ई व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है, लोकसभा राज्यसभा का जो पेपरलेस होना, कैशलेस करेंसी, कैशलेस इकोनॉमी की जो बात कर रहा है, सिंगल विंडो सिस्टम है, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए विभिन्न सारे कार्यक्रम है, वो पेपरलेस बजट आ रहा है बहुत जगह पे। ठीक है, ऑनलाइन हो रहा है हमारा एग्जामिनेशन वगैरह, सरकारी दस्तावेज भी ऑनलाइन हो गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट वगैरह को लागू करने की कोशिश कर रहा है, आरबीआई और ई रूपी जो चीज़ें आ रही हैं।
ये ई नैम पोर्टल हो गया कृषक के लिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम हो गया, डिजिटल इनोवेशन मिशन हो गया, अटल इनोवेशन मिशन हो गया। ये सारी चीज़ें जो पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन में सरकारें जो ला रही हैं, तो ये संकेत करता है कि वो ग्रीन जीडीपी के लिए ही ये चीज़ें जैसे कंसेप्ट पर ही आधारित है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब लास्टली उन्होंने कंक्लूड किया है, देखो ग्रीन जीडीपी वर्तमान में परिस्थितियों की मांग तथा आवश्यकता है, वातावरण वगैरह वही नॉर्मल किया है इन्होंने, इतना अच्छा इनका ये आपका कंक्लूजन नहीं है और इसको अच्छे से किया जा सकता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, झारखंड में कैसे इसका दिक्कत होता है। डिस्प्लेसमेंट झारखंड में एक बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं डिस्प्लेसमेंट के, क्या रीजन्स हैं, क्यों किया जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और उसका निराकरण किस प्रकार हो सकता है। ये चीज़ बेसिक चीज़ आपको क्वेश्चन का डिमांड है। ठीक है, तो पहला इन्होंने यही दिखाया है डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, डेफिनेशन। और झारखंड में आज़ादी के बाद से ही बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने डाला है। देखो क्या क्या एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स कितना बेहतरीन डाला है इन्होंने। एक तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जब आया तब डिस्प्लेसमेंट हुआ, बोकारो स्टील प्लांट लगा तब हुआ, कोयल कार्य योजना, अडानी पावर प्लांट, पुनासी प्रोजेक्ट जो है उसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको कितना अच्छा इन्होंने, एक चीज़ है कि इसको एक झारखंड के मैप में दिखाने की कोशिश किया है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, तो कौन कौन सा प्रोजेक्ट मैन था, कौन कौन सा लोकेशन में, तो उन्होंने उसको उन्होंने दिखा दिया, कितना बेहतरीन दिखाया है। देखो अब बोल रहा है कि इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको दिखाया है। एक सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या आ रहा है। अब तीनों को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ बेहतरीन तरीके से। सामाजिक प्रभाव क्या है, अब क्या करेगा बहुत सारा बच्चा कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखेगा सामाजिक प्रभाव को या सोशल इम्पैक्ट को। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर दिया है, कितना बेहतरीन तरीके से दिखाया है। तो उसी प्रकार जो इकोनॉमिक इफेक्ट है उसको भी उन्होंने उसी प्रकार डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाने की कोशिश किया है। ठीक है, और उसी तरह जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको भी डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया है। उसके साथ ही इन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल्स डाला। देखो हर पॉइंट के बाद एग्जाम्पल है, हर पॉइंट के बाद एग्जाम्पल है। मैं चीज इतना तो मैंने देखा है कि इन्होंने जो भी लिखा है हर पॉइंट के बाद एग्जाम्पल डाला है इन्होंने। देखो एयर पोल्यूशन वगैरह डाला है तो उसमें एक जमशेदपुर का दे दिया है, जादूगढ़ा दे दिया है, यदि क्या बोलते हैं यूरेनियम से वहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अब बोला झारखंड सरकार जो है डिस्प्लेसमेंट को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है, तो उसके लिए भी क्या क्या कदम है। एक तो है कि पुनर्वास नीति जो यहाँ का है वो है, हाउसिंग कॉलोनी वगैरह का निर्माण कर रहा है, अम्बेडकर आवास योजना है। तो गवर्नमेंट का स्कीम को भी आपको लिखना है, प्रेजेंट करना है, गवर्नमेंट का स्कीम जो चल रहा है करंट में उसको भी डालना है आपको किसमें, अपने आंसर में। ठीक है, अब बोल रहा है कि झारखंड में विस्थापनों को जो नीति लागू किया है उसका अभी तक बहुत अभाव है और उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया से नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है उसका भी एक इन्होंने देखो, तो देखो कितना ज़्यादा पॉइंट्स निकाल सकते हो, कितना ज़्यादा आप उसे डायमेंशन दे सकते हो क्वेश्चन का। 40 मार्क का क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा डायमेंशन डालोगे, जितना ज़्यादा सब हेडिंग रहेगा उसका आंसर आप डालोगे, तो जितना ज़्यादा हर आंसर के साथ हर पॉइंट्स के साथ एग्जाम्पल डालोगे, डायग्राम डालोगे, तो उतना बेहतरीन आपका आंसर होता चलेगा। ठीक है, तो देखो कि उन्होंने दिखा दिया कि क्या क्या अभाव अब अच्छे से नहीं हो रहा, तो रीज़न क्या है, अब क्या क्या उपाय होने चाहिए वो सब भी उन्होंने दिखाने की कोशिश किया है। ठीक है, लास्टली उन्होंने कंक्लूड कर दिया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो कितना अच्छा बेहतरीन भूमिका इन्होंने लिखा है। लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का महत्वपूर्ण योगदान है जो इसे कृषि प्रदान करता है। उसका डेटा दिखाया है, जीडीपी में कितना योगदान है, कार्यशील जनसंख्या, कितना वर्किंग पॉपुलेशन इसमें जुड़ा हुआ है, इसका कितना क्या बोलते हैं एवरेज इकोनॉमिक जो इसका ग्रोथ रेट है, और जो हमारा एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें कितना हिस्सेदारी है। कितना अच्छा इन्होंने डेटा को एक डाल दिया है इंट्रोडक्शन में। अब बोल रहा है कि इसी के द्वारा अब भारत में जो है कृषि में इनपुट क्या क्या लग रहा है वो दिखाया है इन्होंने एक डायग्राम के फॉर्म में। तो उसके साथ साथ कृषि का आउटपुट क्या क्या हो रहा है वो डाल रहा है, इसका एग्जाम्पल के साथ दिखाया है उन्होंने। अब बोल रहा है कि जो इसका प्रोक्योरमेंट है, विपणन, वो किस प्रकार होता है। विपणन का भी, प्रोक्योरमेंट का भी दो टाइप होता है। एक होता है कि कोई संस्था या गैर संस्थागत और संस्थागत। ठीक है, जो मंडी वंडी में बिक रहा है वो संस्थागत हो गया,
ठीक है, इंस्टीट्यूशनल, और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल। जो खुले खुले बाजार में बिक रहा है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गया, ठीक है, दिखाया है। अब बोल रहा है कि जो एमएसपी वगैरह है उसका निर्धारण किस प्रकार होता है, उसका भी फॉर्मूला दिखाया है उन्होंने। 22 फसल का एमएसपी दिया जा रहा है और C2 प्लस FL का यूज होता है, एक फॉर्मूला दिखा दिया उन्होंने। अब बोल रहा है एमएसपी अब के लिए ये चीज़ें तो है ही, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ठीक है, या मार्केटिंग जो हो रहा है एमएसपी के तहत, तो उसके उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही है उसको भी दिखाने की कोशिश किया है इन्होंने रे डायग्राम के द्वारा। अब क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं इसको भी उन्होंने दिखाया है। देखो कितना बेहतरीन इन्होंने दिखाया है चीज़ों को। लास्टली कंक्लूड किया है कि भारत में कृषि बहुत बड़ी समस्या है और दिनों दिन आंदोलन वगैरह बंद आंदोलन होता है, तो इसको सुधार किया जा सकता है। तो इसको अच्छे से कंक्लूड कर दिया उन्होंने। तो आपको 2-3 चीज़ें आपको समझ में आई होगी पूरा आंसर आप जब देखे होंगे। एक तो देखे होंगे कि डायग्राम को कितने बढ़िया उन्होंने प्रेजेंट किया है, मैप को डाला है, डेटा को बॉक्स के अंदर डाला है। आप तो मान के चलो डेटा आपने दिखाया, ठीक है, लेकिन डेटा एग्जामिनर को दिखना भी चाहिए, तो इस डेटा को बॉक्स के अंदर डाला है, सब हेडिंग को बॉक्स के अंदर डाला है। अब पैराग्राफ फॉर्म में कम लिख करके, मतलब दोनों का मिक्स लिखा है, केवल स्ट्रक्चर या पॉइंट बुलेट फॉर्म के पॉइंट के फॉर्म में ना डाला करके, तो बीच में पैराग्राफ 3-4 लाइन का है, उसके बाद वो कनेक्टिंग होना चाहिए, मतलब ऐसे ही स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, कनेक्टिंग होनी चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे देखो इस पॉइंट के बाद इन्होंने इस पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट उसको स्टार्ट करना था, तो कनेक्टिंग चीज लिखा है बीच में, कनेक्ट किया है, तो कनेक्टिंग आपका आंसर भी होना चाहिए। डेटा फैक्ट डायग्राम वगैरह डालो, मैप डालो, तो ये चीज़ कुछ आपका एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। थोड़ा सा मदद आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो इसके चलते क्या होगा कि हर क्वेश्चन में आपको 3-4-5 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे और आपको आपका जो सिलेक्शन है अंततः हो पाएगा, ठीक है। तो पेपर 5 जैसे जो हार्ड टॉपिक जो है, हार्ड जो पूरा पेपर है, तो उसमें इस तरह आप अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आपको इस कॉपी से 3-4 चीज़ें सीखने को मिली होंगी। 5 चीज़ें, एक तो पहला क्या कि डायग्राम से कैसे, मतलब ये डेटा के साथ कैसे आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। डेटा को डालें तो बॉक्स के अंदर डालें। हेडिंग क्वेश्चन का डायमेंशन कितना आप सोच सकते हैं, ठीक है, जितना डायमेंशन होगा उतना ज़्यादा आपका आंसर इन रीच होगा, उतना ज़्यादा पॉइंट्स को आप सोच पाइएगा। उसके साथ ही इन्होंने झारखंड का मैप दिखाया है, इंडिया का मैप भी दिखा सकते हैं। ट्रेंड को आप क्या कर सकते हैं कि ट्रेंड को इस प्रकार आप दिखा सकते हैं, या इस तरह दिखा सकते हैं, या बार ग्राफ बना के दिखा सकते हैं ट्रेंड को, ईयरली आपको दिखाना हो तो, ठीक है, या कंट्रास्ट दिखाना हो तो इन चीज़ों का आप अपना करके आप बेहतर मार्क्स उठा सकते हैं मार्क्स में, एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। तो और मैं आप सभी के को ऑल द बेस्ट कहता हूँ मैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।